सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा तारिक रहमान। देखो, बांग्लादेश में एक पार्टी है जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और इसने अभी 2026 में हुए आम चुनाव में बहुमत हासिल किया। अच्छा, ये पार्टी है किसकी? तो बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री रही खालिदा जिया, उन्हीं की ये पार्टी। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया था। पढ़ा था हमने, वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया। और ये उन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान, जो इस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और अब ये बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। और आपको बता दूं, ये जो AR रहमान है, मतलब तारिक रहमान है, ये 2008 से 2024 तक लंदन में निर्वासित रहे। क्यों? क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और कई मामलों में आपराधिक मामले दर्ज थे। लेकिन जब 2024 में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी, आवामी लीग सरकार का पतन हुआ, उसके बाद उन पे लगे सभी आरोप हटा दिए गए। उसके बाद ये बांग्लादेश आए और अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर वाकई में इन पे लगे सारे इल्जाम सही हैं, और तो सोच सकते हो कि बांग्लादेश कैसे हाथों में जा रहा है, क्या इसका भविष्य होगा। बाकी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे जो अंतरिम सरकार की उसके प्रधानमंत्री कौन रहे? मोहम्मद यूनुस। अब बांग्लादेश में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले अब ये प्रधानमंत्री वाला प्रश्न है ना, तो जिन भी देशों में अभी नए लीडर बने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने, वो मैं आपको पहले पॉइंट रिवाइज कराता हूँ। देखो, अभी आपको याद होगा चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने थे एंड्रेज बाबेज नाम है। चिली देश के नए राष्ट्रपति जोस एंटोनियो बने। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी। और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, इंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। अभी ये पैट्रिक हार्मनी भारत की यात्रा पर भी आए थे, पढ़ा था हमने। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री बने जोनास गहर। और फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो। और गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नोवेराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। और सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गार्लिंग्स। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामेल इद्रिस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी बने। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट बने वो सारे मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। बांग्लादेश मुझे आपको लेकर के चलना है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। तो यहाँ की कैपिटल ढाका हो गई, करेंसी है टका। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और याद रखना बिम्स्टेक का मुख्यालय भी आपको ढाका में मिलेगा। कुछ और स्टैटिक प्रश्न आपको बताऊं तो यहाँ का राष्ट्र खेल भी याद रख लो, कबड्डी है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर के उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। और गंगा, ये वहां पे पद्मा के नाम से जानी जाती है। और भारत जितने भी पड़ोसी राज्यों से सीमा शेयर करता है, तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ में, याद रखना। और बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से साझा करता है। अच्छा, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। बाकी कुछ और प्रश्न आपको रिवाइज करवाऊं यहाँ से। आपको याद होगा बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था। 2026 में बांग्लादेश ने अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है। किससे? थाईलैंड से। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना था बांग्लादेश। और आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना था। और यहाँ पे 8 अगस्त को अब हर साल नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया था। और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया, हमने पढ़ ही लिया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने, ये तो हो गया ना। बाकी अभी जो, हाँ, 10वें नंबर का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है भारत श्रीलंका में, उसमें बांग्लादेश ने शामिल होने से मना कर दिया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड हमने शामिल कर लिया। बाकी अगर आपसे पूछे कि भारत ने किस संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा प्रदान किया था, तो 100वां संविधान संशोधन। और त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल कौन सा है? मैत्री सेतु है। किस नदी पर? फेनी नदी पर। ठीक है, तो बांग्लादेश से ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने, याद रखना, राज्य की महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। उद्देश्य क्या है या इसमें क्या होगा? तो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर जो बेरोजगार महिलाएं हैं, जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, उनकी मदद की जाएगी। उसमें कितना रुपया मिलेगा? 1000 रुपये प्रति महीना वित्तीय सहायता उनको दी जाएगी। पर याद रखना, उनकी उम्र 35 और 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
तो स्त्री सुरक्षा योजना है ये जो केरल ने शुरू की है। ठीक है, योजना का नाम याद रखना, किस राज्य में शुरू हुई है ये याद रखना, और ये जो राशि दी जा रही है जिन भी योजनाओं में महिलाओं को, बच्चियों को, तो वो राशि, वो अमाउंट जरूर याद रखना, यहां से भी प्रश्न बनता है। बाकी केरल में आपको लेकर के चलूंगा, पहले कुछ योजनाएं हम रिवाइज कर लेते हैं। भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की, और इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय ने शुरू की, जिसके मंत्री हैं जुएल ओराम। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दे दी बिहार ने। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान को गुजरात ने। राजभवन अन्न धन योजना गोवा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना को राजस्थान। डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में। और गज मित्र योजना असम में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये तो योजनाएं होगी। बाकी केरल की बात हो रही है, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु हाथी हो गया। पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। पुष्प है कोन्नी कोना। वृक्ष है नारियल का। फल है कटहल। मछली है ग्रीन कोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क है। एरविकुलम नेशनल पार्क हो गया। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क हो गया। इडुक्की डैम है यहाँ पर पेरियार नदी पर। यहाँ का क्लासिकल डांस पूछोगे तो कथकली है मोहिनीअट्टम है। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम हो गई। और कुछ फेस्टिवल्स देखें तो ओणम हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया, टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विषु उत्सव हो गया, और पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। एक बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है, तो याद रखना विषु उत्सव। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, और तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरल से मसालों का बाग भी कहा जाता है। सबरीमाला टेम्पल भी आपको यहीं पर मिलेगा केरल में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भी भारत का पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक कहां पर शुरू हुआ, तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो अभी भारत ने लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए अपना पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक शुरू किया है। अच्छा, ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर क्या है? तो ये एक तरह की दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है, और इसको समझने के लिए आप पहले समझो लाइसोसोम के बारे में। देखो, हमारे शरीर की हर कोशिका में लाइसोसोम होता है, जिसका काम होता है बेकार पदार्थों को तोड़कर साफ करना। पर इस बीमारी में लाइसोसोम में मौजूद विशेष जो एंजाइम होते हैं वो या तो एब्सेंट होते हैं या फिर वो ठीक से काम नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में अनपचा कचरा, जैसे कि वसा हो गया, शर्करा हो गई, ये कोशिकाओं में जमा होने लगते हैं, और जिससे वो फूल जाती है और काम करना बंद कर देती है। तो अभी इसी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकारी मदद वाला एक नेशनल बायो बैंक शुरू किया गया है। अच्छा, कहां पर शुरू किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। तो इस बायो बैंक में इस बीमारी से पीड़ित जो भी मरीज होंगे उनका आनुवंशिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा, उन पर रिसर्च की जाएगी ताकि इस बीमारी के लिए बेहतर इलाज खोजा जा सके। अच्छा, इसी तरह से पहले मैं आपको 2-3 प्रश्न रिवाइज करवाता हूँ। एक हमने पढ़ा था, देश का पहला बायो बैंक कहां पर शुरू हुआ था? दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल में, जिसे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। और इसी बायो बैंक को फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पर शुरू हुआ था? चेन्नई में। और भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहां पर शुरू हुआ? केरल में। और जो आज हम प्रश्न पढ़ रहे हैं वो है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकारी मदद वाला ये नेशनल बायो बैंक है। ठीक है, तो अहमदाबाद में ये शुरू हुआ है। अच्छा, ये भारत का पहला है। चलो, मैं आपको पहले से ही संबंधित भारत या विश्व में पहले से बनने वाले जो भी प्रश्न है वो सारे आपको रिवाइज कराता हूँ। तो एक तो ये याद रखना कि डेनमार्क की अपनी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य बना असम। और भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ये ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खोला गया, और आईआईटी कानपुर ने इसमें मदद की। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? दिल्ली में। और केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना तमिलनाडु। राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चिड़िया टापू में बनाया जाएगा। ये भारत का पहला कोरल रीफ अनुसंधान संस्थान होगा। और बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला अभी दक्षिण एशिया का पहला देश भी बन गया। हम पढ़ भी चुके हैं अभी पीछे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया? तो आंसर होगा सेवा तीर्थ में। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया और इस नई बिल्डिंग का ही नाम है सेवा तीर्थ। एक्चुअली में अभी तक जो मंत्रालय हैं हमारे, वो अलग अलग स्थानों पर होने से आपसी तालमेल में देरी होती है, खर्च बढ़ता भी है। तो इसीलिए अब सभी को एक एकीकृत परिसर में ही स्थापित किया गया है, जिसमें से ये जो सेवा तीर्थ वाली जो बिल्डिंग है, ये पावर सेंटर आप कह सकते हो। यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑफिस होंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट जिसे आप बोलते हो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, और कैबिनेट सेक्रेटरिएट यानी कि कैबिनेट सचिवालय आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसी परिसर में जो दूसरी बिल्डिंग है उनके नाम है कर्तव्य भवन 1 और 2, जिसमें सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय होंगे। तो ये सब अब एक ही कैंपस में आ गए हैं। अच्छा, इस सेवा तीर्थ के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले इसका नाम है ना एग्जीक्यूटिव एनक्लेव रखा गया था, लेकिन फिर अभी दिसंबर में इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ रख दिया गया। अच्छा, इसका निर्माण किसने किया? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने इसको बनाया है। लागत आई है लगभग बनाने में 1189 करोड़ रुपए। और ये सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत ही नया संसद भवन और कर्तव्य पथ बनाए गए थे। कर्तव्य भवन के दोनों तरफ के इलाकों को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतों का रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन किया गया है। अच्छा, जब ये बिल्डिंग का उद्घाटन किया मोदी जी ने, सेवा तीर्थ जिसका नाम है, तो उस बिल्डिंग पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था सेवा तीर्थ। उसी के नीचे एक छोटी लाइन में लिखा हुआ था ये लाइन कि नागरिक देवो भवः। तो ये भी ध्यान रखना, क्या पता एग्जामिनर किस तरह से प्रश्न बना ले। आपको याद है हमने ये भी पढ़ा था कि देश भर के राज्यपालों के आधिकारिक आवासों, राजभवन जिसे कहते हैं, उनका भी नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। और राजपथ वाला तो आप जानते ही, उसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आंसर होगा बहरीन में। तो कंबाइंड टास्क फोर्स 154 इसका नाम है। ये आप कह सकते हो 47 देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, सहयोगी देशों को प्रशिक्षण देना और हिंद महासागर व आसपास के क्षेत्रों में शांति बनाए रखना। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपको मनामा बहरीन में मिलेगा। और भारतीय नौसेना ये पहली बार इस बहुराष्ट्रीय फोर्स का नेतृत्व करेगी। अभी भारतीय नौसेना ने इतालवी नौसेना से ये कमान संभाल ली है। अब भारत की बात हो रही है ना, देखो भारत और भी कई कारण से न्यूज में रहा है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि और किन किन कारण से इंडिया न्यूज में रहा, भारत न्यूज में रहा। तो हमने पढ़ा था भारत ये हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का भी अध्यक्ष चुना गया। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में। भारत को कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का 17वां देश बन गया। 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना भारत। भारत 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा। और भारत को 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इसका अध्यक्ष चुना गया, जिसमें अध्यक्ष बने थे वी श्रीनिवास। और भारत को 3 सालों के लिए 2026, 27, 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसे आप इकोसोक बोलते हो, इसका सदस्य चुना गया। भारत 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। भारत को नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया। पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और याद रखना, भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी उपाध्यक्ष चुना गया था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, तो इन सब कारण से भारत न्यूज में रहा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम किस देश के साथ शुरू किया? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो अभी भारत ने नीदरलैंड के साथ मिलकर के इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, जो छात्र हैं, वो नीदरलैंड में जाकर के सीखेंगे कि हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से कैसे स्टोर करना है, उसे इस्तेमाल करना है, ताकि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। और हमारा उद्देश्य भी है
भारत को 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना है और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हमको प्राप्त करना है। अच्छा, हाइड्रोजन से आपको याद दिलाऊं तो याद रखना, एक तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ये शुरू हुआ था 15 अगस्त 2021 को, जबकि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत होती है 4 जनवरी 2023। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया था जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में। और देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के झाकरी में। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी? आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम में। और भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को बनाया, इसकी पावर है 1200 हॉर्स पावर। टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। और उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा हिमाचल के दबोटा में। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया था फ्रांस में। और वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 हुआ था रॉटरडैम नीदरलैंड में। भारत का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन बस ये कहां पर लॉन्च हुआ था? लेह लद्दाख में। और ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो हाइड्रोजन से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स के सारे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने किस देश से 114 राफेल फाइटर जेट खरीद डील को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा आपको पता ही है, फ्रांस। तो अभी भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस की जो कंपनी डसॉल्ट एविएशन, इससे 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इस सौदे की जो अनुमानित लागत रहने वाली है 3.25 लाख करोड़ रुपए। ये अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा। तो इन 114 राफेल जेट में से 18 तो सीधे फ्रांस से डायरेक्ट बन करके आएंगे, बाकी जो 96 होंगे वो भारत में बनेंगे। और आपको बता दूं, इस तरह से हमारे पास टोटल 176 राफेल हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने एयरफोर्स के लिए 36 राफेल खरीदे थे सबसे पहले, उसके बाद 26 नौसेना के लिए खरीदे थे, और अब 114 और खरीद रहे हैं, तो हो जाएंगे 176। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि भारत के सबसे पहले 5 राफेल लड़ाकू विमानों का जो जत्था आया था वो भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन, जैसे गोल्डन एरो के नाम से जानते हैं, इसमें शामिल किया गया था। कहाँ पे? हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह कुछ और मैं आपके लिए प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिसमें हम किसी न किसी देश से कुछ खरीद रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड कुछ सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि ट्रोजन गन, ये हम खरीद रहे हैं अर्मेनिया देश से। और भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा फिलीपींस। ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और हैमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम को भारत में अभी बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया था? सैफरन इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस, फ्रांस की कंपनी है। और 100 K9 हॉवित्जर तोपों को हम किससे खरीद रहे हैं? साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया की कौन सी कंपनी बना करके दे रही है? हनवा एरोस्पेस कंपनी। उसके अलावा भारत सरकार अंगोला को उसके रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए कितना लोन दे रहा है? $200 मिलियन। हॉक आई 360 तकनीक, ये भारत जो है अमेरिका से खरीद रहा है, और ये टेक्नोलॉजी निगरानी और सुरक्षा के लिए है। उसके अलावा भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी, मुख्य ढांचा ये बनाया जाएगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और इसके लिए फ्रांस की जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी है उसने भारत की टाटा एडवांस के साथ समझौता किया था। और गोल्डन डॉम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा की थी अमेरिका ने। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसी तरह से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी अभी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली ये भारत टैक्सी सहकारी मॉडल से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया, पहला यूनियन टेरिटरी बन गया, कह दो। तो उद्देश्य है पर्यटकों और नागरिकों को सुरक्षित, पारदर्शी टैक्सी सेवाएं देना और टैक्सी चालकों की इनकम मजबूत करना। भारत टैक्सी के बारे में भी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। ये भारत की पहली सरकार समर्थित और सहकारी राइड हेलिंग सेवा है, और जीरो कमीशन मॉडल पर ये चलती है। मतलब जो ओला उबर है उसकी तरह ड्राइवरों को यहाँ पे हर राइड के बाद कमीशन देना नहीं पड़ेगा, केवल डेली का जो भी मिनिमम इनका चार्जेस होता है 30 रुपए के आसपास, वो देना होगा एक बार बस। और इसमें कई तरह के उनको फायदे मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, कमीशन नहीं देना होगा, कोई सर चार्जेस नहीं है किसी तरह का। और ड्राइवरों को ही नहीं, जो यात्री होते हैं उनको भी फायदा मिलेगा। जब मांग ज्यादा होती है तो किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। और इसमें ड्राइवरों को 5 लाख रुपए तक का पर्सनल दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का पारिवारिक
स्वास्थ्य बीमा भी दिया जा रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी इससे जुड़ने वाला पहला बन गया कौन? दिल्ली। ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के मड वॉल्केनो में विस्फोट हुआ, तो ये कहां पर है? तो आंसर होगा अंडमान द्वीप में। तो अभी अंडमान के डिगलीपुर में मिट्टी के ज्वालामुखी यानी कि मड वॉल्केनो में विस्फोट हुआ। मड वॉल्केनो में विस्फोट की वजह से जमीन से कीचड़, पानी और जो गैस है, मुख्य रूप से मीथेन गैस, ये बाहर निकलती है। आपको याद होगा पिछले साल भी हमने इस तरह का प्रश्न पढ़ा था 2025 में, जब अंडमान के बराटांग द्वीप पर जो मड वॉल्केनो है वहां पर विस्फोट हुआ था। देखो, भारत में जो मड वॉल्केनो है, मिट्टी के जो वॉल्केनो है, मतलब वॉल्केनो में क्या होता है, लावा निकलता है, आग निकलती है, लेकिन मड वॉल्केनो में मिट्टी निकलती है, मतलब कीचड़ निकलता है, पानी निकलता है, गैसें निकलती हैं। और भारत में ये मड वॉल्केनो आपको मुख्य रूप से 2 स्थानों पर मिलेगा तो अंडमान द्वीप पर ही, और यहाँ पे अलग अलग 2 स्थान है, एक तो ये डिगलीपुर और एक बराटांग द्वीप। मुख्य रूप से भारत में मड वॉल्केनो के लिए ये बराटांग द्वीप फेमस है। और वैसे आप जानते हो भारत का जो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है वो बैरन द्वीप पर, अंडमान निकोबार में ही बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है। अच्छा, ज्वालामुखियों से संबंधित ही कुछ प्रश्न चलो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो एक तो ये याद रखना कि वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ये इटली में है, लिपारी द्वीप पर है। और इटली में ही एटना ज्वालामुखी आपको मिलेगा सिसिली द्वीप पर। विषुवियस ज्वालामुखी मिल जाएगा। भारत का पहला और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है। वैसे भारत में एक और ज्वालामुखी मिलेगा आपको, नारकोंडम, लेकिन ये इनएक्टिव स्टेट में है। ठीक है, लेकिन ध्यान तो आपको ये भी रखना है, किलायू ज्वालामुखी हो गया, मोनालुआ ज्वालामुखी हो गया, ये आपको अमेरिका में मिलेगा हवाई द्वीप पे। माउंट ईबू हो गया, माउंट सेमेरो हो गया, लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी हो गया, क्राकातोवा हो गया, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, ये सब आपको मिलेंगे इंडोनेशिया में। और ज्वालामुखी में से सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। और पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी के अभी नए चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा उदय कोटक। तो उदय कोटक आप जानते हो, ये कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं, और अभी इन्हीं को गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। किनका स्थान लिया इन्होंने? हसमुख अधिया का। अच्छा, उदय कोटक से एक अच्छा प्रश्न बनेगा, मैं आप ही से पूछूंगा। अभी 2026 में ही पद्म पुरस्कार इनको दिया गया था, तो आप ही को बताना है कौन सा पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, कौन सा पद्म पुरस्कार इनको दिया गया। और एक और प्रश्न का उत्तर दो कि कोटक महिंद्रा बैंक अभी किस कारण से न्यूज में था, मतलब कुछ ऐसा इसने किया कि वो करने वाला है, ये पहला बैंक बना था। तो ये भी प्रश्न मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। ये प्रश्न मैंने अभी जो रिवीजन वाला आपका वीकली वीडियो तैयार किया है उसमें मैंने इंक्लूड भी किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बताओ। बाकी गिफ्ट सिटी की बात करें, फुल फॉर्म होती है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। कहां पर है? ये आपको मिलेगी गुजरात गांधीनगर में। तो आप कह सकते हो ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। ये भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी आप कह सकते हो, और ये वैश्विक वित्तीय और आईटी सेवाओं के लिए एक हब के रूप में काम करता है। अब अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न था, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको चलो साथ के साथ रिवाइज करवा दूं। तो याद रखना, हमारे मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने थे, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने थे राजकुमार गोयल। कोल इंडिया के सीईओ बी साईराम। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी संगीता बरुआ। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कलिकेश सिंह देव। ओएनजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया, नाम है अरुण कुमार सिंह। सीबीआईसी के नए चेयरमैन बने विवेक चतुर्वेदी। इंटरपोल के प्रेसिडेंट लुकास फिलिप फ्रांस से हैं। और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के नए कोच बने सेंटियागो नेवा। उसके अलावा 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष बनाया गया ज्ञानेश कुमार को। आइडिया मतलब इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। नासा के अभी नए चीफ बने 15वें नंबर के जारेड इसाक में नाम है। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए अध्यक्ष बरहम सलाह। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विक्रम नाथ। और भारत का पहला एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया, मतलब ये एआई इंडस्ट्री के लिए भारत का पहला एसोसिएशन है। तो इसके पहले प्रेसिडेंट का नाम याद रखना विजय कलंत्री है, और इसका मुख्यालय बनाया गया मुंबई में। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट बने गेनाडी गोलोवकिन, ये कजाकिस्तान से हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां हैं, ध्यान में रखना। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दूं, बाकियों को तो पता है कि अब हमने मंथली वाइज, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर करना शुरू किया है।
कि अब हम यहाँ पे मंथली वाइज टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो जैसे अभी जनवरी मंथ खत्म हो गया, तो जनवरी मंथ के टॉपिक वाइज में करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। और लगभग मैंने आपको सभी मोटे मोटे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको कवर करा दी। 7-8 टॉपिक बने, बाकी तो और भी टॉपिक बनते हैं, बुक्स एंड ऑथर हो गया या सबमिट वाले प्रश्न हो गए, लेकिन उनसे इतना मटेरियल अभी बन नहीं रहा है। उस एक महीने से इतने प्रश्न उनसे बन नहीं रहे हैं कि उनके लिए वीडियो बनाया जाए। कम से कम 8-10 मिनट 10 मिनट के आसपास का तो वीडियो बनना चाहिए ना। तो इतने उसमें प्रश्न बन नहीं रहे, तो उनके लिए हम 2 महीने या 3 महीने का कंटेंट इकट्ठा होगा तो उस टॉपिक पे तो फिर वैसा वाला डालेंगे। लेकिन जिन पे बन रहे थे वो मैंने सब बना के डाल दिए। स्पोर्ट्स डाल दिया, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट हो गया, फेस्टिवल हो गया, भारत में पहली बार जो चीज़ें हुई, इस तरह से 7-8 टॉपिक आप देख सकते हो। तो टॉपिक वाइज अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं हमारे साथ तो वो बेस्ट वीडियो रहेगा आपके लिए। तो साथ के साथ चलो। देखो अभी जनवरी से ही हमने स्टार्ट किया है, अभी आपके पास ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, साथ के साथ चलोगे तो आगे जाकर के फिर कवर करने की एक साथ सोचोगे तो फिर बहुत होच पोच हो जाएगा। बहुत बहुत सारा दिखता है, फिर आपको लगता है कि अरे इतना सारा है। इतना सारा तो आपने कर दिया ना, मैं तो शुरू से चिल्ला रहा हूँ कि साथ साथ चलो, साथ साथ चलो। ठीक है, तो कर लेना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन भी एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एक्सरसाइज किया, थाईलैंड। फिर पूछा अभी 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई गई, इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी, तो आंसर होगा आर्य समाज। और सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी है, ऑटिज्म। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए देशव्यापी एमडीए कैंपेन शुरू किया, 2027। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण अभी कहां पर किया गया, मुंबई में। और अभी केंद्र सरकार 300 करोड़ रुपए की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहां पर शुरू करेगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां पर शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश। और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। और थान्या नाथन सी किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है, केरल। और आखिरी प्रश्न था, चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। भारत के 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी क्लैंप पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो आंसर होगा कोयला एवं खनन मंत्रालय ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अभी आज का आपका होमवर्क प्रश्न,